नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने कलचुरी वंश को कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कवर्धा के फड़ी नागवंश। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नागवंश के दो शाखाएं पाई जाती हैं। नागवंश के एक जो है कवर्धा क्षेत्र में है, जिसे हम फड़ी नागवंश के नाम से जानते हैं कवर्धा क्षेत्र में, और दूसरा देखेंगे बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र जो है छिंदक नागवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में नागवंश की दो शाखाएं देखने को मिलेगा, एक कवर्धा में और दूसरा बस्तर में। कवर्धा के नागवंश को फड़ी नागवंश और बस्तर के नागवंश को छिंदक नागवंश। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से कवर्धा के फड़ी नागवंश को पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका शासन काल देखा जाए तो इनका शासन काल 11वीं से 14वीं शताब्दी तक था। इनका शासन क्षेत्र कवर्धा, तो कवर्धा जिले के आसपास क्षेत्र में जो है इनका शासन था। ये कलचुरी और छिंदक नागवंशियों के समकालीन थे। तो कलचुरियों का शासन कब से चला आ रहा है? छत्तीसगढ़ में देखें तो 1000 ईस्वी से चला आ रहा है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 चलेगा, तो इनके समकालीन रहेंगे। और साथ ही छिंदक नागवंशी देखेंगे तो इनका शासन काल भी फणी नागवंशी के शासन के काल में ही है। वो भी 11वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास तक के शासन करते हैं। देखिए, ये जो है किस धर्म के उपासक थे? तो ये जो है शैव धर्म के उपासक थे, शैव संप्रदाय के। और इससे कैसे पता चलेगा आपको? देखिए, इनका जो है भोरम देव मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फणी नागवंश द्वारा निर्मित जो है भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर जो है शिव जी का मंदिर है। ठीक, तो ये शिव जी का मंदिर है, इसी से पता चल रहा है कि ये शैव धर्म के उपासक थे। अब इस वंश के संस्थापक देखें तो अहिराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है और अंतिम शासक के रूप में मोनिंग देव का नाम मिलता है। तो अहिराज जो है संस्थापक और मोनिंग देव अंतिम शासक हैं। अब इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है देख लीजिए। तो इनकी जानकारी के लिए पुरातात्विक स्थल है पचराही। पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध इस वंश से है। तो यह भी कवर्धा जिले में ही स्थित है। पंडरिया तहसील है, पंडरिया विकास खंड, वहां से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है पचराही। वहीं पास वहां पुरातात्विक स्थल, यहाँ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस अवशेष का संबंध कवर्धा के फड़ी नागवंश से बताया जाता है। ये पहले साक्ष्य हो गए पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। और दूसरे में देखिए, गोपाल देव का पुजारी पाली शिलालेख। तो गोपाल देव का पुजारी पाली शिलालेख है। साथ ही रामचंद्र देव का मड़वा महल अभिलेख, रामचंद्र का मड़वा महल अभिलेख। तो ये तीन जो है मुख्य रूप से इस वंश को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, इस वंश के राजा हयहयों के मांडलिक थे। तो ये जो है कलचुरी राजाओं के मांडलिक के रूप में कार्य करते थे। मांडलिक हम देखे ही थे। मांडलिक जो है क्या होते थे? 50,000 गांवों के स्वामी होते थे। तो मांडलिक के रूप में काम किए हैं फड़ी नागवंशी। ठीक, तो देखिए, इस वंश के जो है हमें तो लगभग 25 शासकों की जानकारी प्राप्त होता है। तो 25 शासकों के नाम मिलेगा, परंतु हमें जो है यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट शासक जो है उनका पढ़ना है, जिनमें सिर्फ 4 जो है इसमें महत्वपूर्ण है। पहला अहिराज को पढ़ेंगे संस्थापक के रूप में, मोनिंग देव अंतिम शासक के रूप में। उसके अलावा गोपाल देव को पढ़ेंगे, इनके ही कार्यकाल में जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण होता है। और रामचंद्र देव को पढ़ेंगे, इनका मड़वा महल, शेरिक महल, ये सब जो है रामचंद्र देव द्वारा बनवाया गया था। तो इन 4 महत्वपूर्ण शासकों के संबंध में डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी सभी शासकों का हम नाम एक बार जरूर देखेंगे। 25 शासक हैं, उन सभी का नाम एक बार जरूर देखना है। अगर ऑप्शन पूछा जा रहा है इनमें से कौन से इस वंश के शासक हैं या नहीं है पूछा जा रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप नाम देखे हैं तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को बना सके। तो चलिए, यहाँ सबसे दिया गया है वंशावली शासक। तो इस वंश के वंशावली दिया गया है। इसका वंशावली हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो मड़वा महल शिलालेख जो रामचंद्र देव का है, यहाँ जो है फड़ी नागवंश के पूरे 25 शासकों को जानकारी प्राप्त होता है। 25 शासकों का वंशावली यहाँ दिया गया है। तो देखिए, मड़वा महल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित मड़वा महल नामक मंदिर के विक्रम संवत 1406। तो विक्रम संवत आपको पता होगा भारतीय इतिहास में 57 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में जारी किया गया था, अर्थात ये 1406 है। इसमें से हम 57 ईसा पूर्व को माइनस कर लेंगे, तो इसमें 57 माइनस करेंगे तो हमें ईस्वी सन मिल जाएगा। तो कितना प्राप्त होगा? 1349। ठीक, तो 1349 ईस्वी में एक शिलालेख मिला है। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजा रामचंद्र ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कर
कुछ ग्राम दान में दिए थे। तो यहाँ एक शिव मंदिर निर्माण किया गया था रामचंद्र देव द्वारा, और वहाँ कुछ गांव को दान में दिया गया था। रामचंद्र का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। तो कलचुरी वंश की राजकुमारी थी अंबिका देवी, उसी से रामचंद्र का विवाह हुआ था। इस शिलालेख में फड़ी नागवंश के शासकों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। अब यहाँ पूरे 25 फड़ी नागवंशी शासकों का उल्लेख मड़वा महल शिलालेख में मिलता है। याद रखेंगे, यह किसका है? रामचंद्र देव का है। और यहीं से जानकारी प्राप्त होता है कि रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ है, और साथ ही रामचंद्र देव द्वारा शिव मंदिर निर्माण किया गया था और कुछ गांव दान में दिए गए थे। इसका भी उल्लेख मिलता है मड़वा महल से। देखिए, अब पहले शासक हैं अहिराज। तो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं अहिराज। इस वंश के संस्थापक अहिराज थे। फड़ी नागवंश की परंपरा में सर्वप्रथम राजा बताया गया है अहिराज को। अहिराज का पुत्र का नाम था राजल्ला। तो ये अहिराज के संबंध में सिर्फ आपको याद रखना है, संस्थापक थे, और इनके बाद फिर इनके पुत्र राजल्ला शासक बनते हैं। राजल्ला, इनका सिर्फ नाम देखने चाहिए। अब उसके बाद धरणीधर राजा बने, फिर महिमदेव, राजल्ला, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववंदन या शक्तिचंद्र। सर्ववंदन या शक्तिचंद्र ये इनके गोपाल देव के पिता थे। ये गोपाल देव के पिता। तो इनका क्रम देखिए, पहला अहिराज है, दूसरा राजल्ला, तीसरा धरणीधर, चौथा महिमदेव, पांचवा शक्तिचंद या सर्वानंद, ये जो है पांचवें हैं, और ये गोपाल देव के पिता हैं। तो गोपाल देव का आपको क्रम भी याद रखना है और इसके संबंध में हमें तथ्य भी याद रखने हैं। तो देखिए, गोपाल देव जो है छठवें शासक होते हैं, फड़ी नागवंश के छठवें। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं, सर्ववंदन या शक्तिचंद्र। ठीक, तो गोपाल देव के पिता थे ये। अब अगला देखिए, यहाँ क्या जानकारी प्राप्त होता है। मड़वा महल अभिलेख में वर्णित 16वें राजा गोपाल देव ने इनका तारतम्यता स्थापित किया था। अब इस वंश के लिए अब इनके द्वारा बहुत सारे स्थापत्य कार्य किए जाएंगे। इस वंश में गोपाल देव के द्वारा ही स्थापत्य किए जाते हैं। तो इनके पुजारी पाली शिलालेख में इनको देवी के अनेक रूपों का आराधक कहा है तथा देवी का प्रसादकृत कहा गया है। देवी के आराधक और देवी के प्रसादकृत। इनकी कीर्ति श्री केदार, प्रयाग, पुष्कर, पुरुषोत्तम, भीमेश्वर, नर्मदा, वाराणसी, प्रभास, गंगा सागर, संगम, वर्ली, श्री वैराज्य मठ, अष्टद्वार, शारीरपुर, पेंड्राग्राम आदि स्थानों तक फैली हुई था। तो इनकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इन्होंने गोपालपुर नामक नगर बसाया था। तो यहाँ देख सकते हैं, गोपाल देव द्वारा गोपालपुर नामक शहर बसाया गया था। इन्होंने रतनपुर के कलचुरी राजा पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन शासन किया है। तो ये पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन थे, इसे भी याद रखेंगे। इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम नलदेव था। तो इनके पुत्र का नाम मिलता है नलदेव। ठीक, और इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण है निर्माण कार्य में, भोरम देव का मंदिर का निर्माण कार्य इन्हीं के शासन काल में हुआ है। ठीक, तो भोरम देव मंदिर को भी आगे हम डिटेल से देखेंगे फड़ी नागवंश काल की स्थापत्य में। तो ये इनके संबंध में इतने याद रखना है, पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन थे, छठवें शासक थे पृथ्वीदेव समकालीन। इनके पुजारी पाली शिलालेख प्राप्त होता है। इनकी कीर्ति जो है इन सब क्षेत्रों तक फैला हुआ था, दूर दूर तक के। इन्होंने गोपालपुर नगर बसाया था और इनके पुत्र का नाम है नलदेव। तो 7वें नंबर के शासक बनेंगे नलदेव, इनके पुत्र। ठीक, नलदेव। उनके बाद फिर भुवन पाल देव बनते हैं। भुवन पाल देव का पुत्र कीर्तिपाल और ये जयत्रपाल, ये दोनों भुवन पाल के पुत्र हैं, कीर्तिपाल, जयत्रपाल। तो कीर्तिपाल इसका छोटा भाई है जयत्रपाल। कीर्तिपाल का कोई संतान नहीं होने के कारण इनका शासन जयत्रपाल संभालते हैं। जयत्रपाल के पुत्र इनके आते हैं फिर महिपाल। ठीक, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयत्रपाल, महिपाल, विषमपाल। ठीक, तो पाल से ये 5 शासक हो गए, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयत्रपाल, महिपाल, विषमपाल। उसके बाद देखिए जनहू, 14वां में है जनपाल या विजयनपाल। यशोराज है 15वें शासक। तो यशोराज के संबंध में देखिए, जनपाल और विजयनपाल का पुत्र था, जनपाल या विजयनपाल का पुत्र था। तो 14वें क्रम का पुत्र 1150 से 1182 ईस्वी के अभिलेख मिले हैं इनके। वह महारावणक था। महारावणक, इसका महामान्य का नाम ठाकुर मालतू था। इसके महामान्य थे, अमात्य कह सकते हैं। इनका नाम ठाकुर मालतू था। पत्नी का नाम इनका प्राप्त होता है लक्ष्मी देवी, इनकी पत्नी थी यशोराज की। यशोराज का सूत्रधार का नाम धरणीधर था। तो इनके सूत्रधार थे, उसका नाम था धरणीधर। तो यशोराज के संबंध में याद रखना है, इनके महामान्य थे, उनका नाम ठाकुर मालतू, इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी और इनके सूत्रधार का नाम मिलता है धरणीधर। कन्नड़ देव या वल्लभ देव
कन्नड़ देव या वल्लभ देव अगले शासक बनते हैं। लक्ष्मी वर्मा या लक्ष्मण वर्मा अगले शासक। फिर खड़ग देव, भूने कमल, अर्जुन 20वें शासक होते हैं, अर्जुन। फिर 21वें शासक हुए भीम, अर्जुन। उसके बाद भीम शासक बने। उसके पश्चात 22वें शासक हुए भोज। फिर 23वें शासक लक्ष्मण देव। देखिए लक्ष्मण देव के संबंध में याद रखना है। भोज की मृत्यु के बाद लक्ष्मी वर्मा का द्वितीय पुत्र चंदन के प्रपुत्र लक्ष्मण राज बने। इसका पुत्र रामचंद्र। तो ये लक्ष्मण देव याद रखेंगे, यह रामचंद्र के पिता हैं। तो रामचंद्र देव इनके पिता कौन है? लक्ष्मण देव। इनका विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। रामचंद्र देव का विवाह इनके निर्माण कार्य में मड़वा महल और छेरकी महल, ये दो महत्वपूर्ण महल का निर्माण रामचंद्र देव द्वारा कराया गया। और इसी मड़वा महल शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें इस वंश की वंशावली दिया गया है। उसके पश्चात अंतिम शासक है मुनिंग देव। तो फणी नागवंश के अंतिम शासक कौन है? मुनिंग देव है। रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने इनको पराजित करके इस वंश को समाप्त किया गया है, कर दिया था। तो हम रायपुर कलचुरी पढ़े, उसमें देखे भी थे कि रामचंद्र देव द्वारा फणी नागवंशी मोनिंग देव को पराजित करके इस वंश को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों की वंशावली। अब देखिए इनके द्वारा जो है प्रमुख शासकों द्वारा निर्माण कार्य कराए गए हैं, उन निर्माण कार्यों को देखिए। तो सबसे पहले है गोपाल देव द्वारा कौन सा निर्माण कार्य है? भोरम देव मंदिर। तो ये जो है इस वंश का सबसे प्रमुख मंदिर है और छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यह नागर शैली में निर्मित है। तो देखिए भोरम देव मंदिर, इसका निर्माण 1089 ईस्वी में अर्थात 11वीं शताब्दी में किया गया था। 1089 ईस्वी 11वीं शताब्दी। और दोनों को याद रखना है। स्थान है छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है। कबीरधाम जिले में चौरा ग्राम में स्थित है, याद रखना है चौरा ग्राम। शासक भोपाल देव। तो गोपाल देव शासक हैं, जिनके शिलालेख प्राप्त होता है पुजारी पाली शिलालेख। ये जो है लक्ष्मण देव द्वारा बनवाया गया था। तो गोपाल देव के शासन काल में लक्ष्मण देव नामक इनका एक सामंत था, या इनके दरबार में थे मंत्री। तो लक्ष्मण देव राय और गोपाल देव दोनों मिल के बनवाए थे किसे? भोरम देव के मंदिर को। तो लक्ष्मण देव अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपको लक्ष्मण देव का आंसर लेना है। यह छपरी ग्राम के प्रतिमा लेख से जानकारी प्राप्त होता है कि इसका निर्माण लक्ष्मण देव द्वारा कराया गया था। यह फणी नागवंश से संबंधित है। भोरम देव मंदिर का संबंध पूछा जाता फणी नागवंश से। यह नागर शैली या चंदेर शैली या सप्तभूमि शैली में निर्मित है। तो देखिए जो ऑप्शन में रहे नागर शैली, चंदेर शैली या सप्तभूमि, इन तीनों को याद रखना है। समतुल्यता, तो यह मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर के समान है। देखिए मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नाम दर्ज है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। तो उसी के समतुल्य है यह हमारे छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर। इस कारण जो है इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। विशेष में देखिए भोरम देव मंदिर यहाँ की कलाकृतियों एवं मूर्तियों के कारण कलर तीर्थ भी कहलाता है। तो कलर तीर्थ कहलाता है भोरम देव मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का कलर तीर्थ भोरम देव मंदिर को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह नागर या चंदेल शैली में निर्मित है। लक्ष्मण देव राय और गोपाल देव राय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सन याद रहेंगे 1089 ईस्वी अर्थात 11वीं शताब्दी में। और कौन से ग्राम में स्थित है? चौरा ग्राम में। तो इतना जानकारी आपको भोरम देव मंदिर के संबंध में याद रखना है। अब अगला देखिए रामचंद्र देव के संबंध में दिया गया है। इनका विवाह जो है कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। इनके द्वारा मड़वा महल, सबसे पहले मड़वा महल, दूसरा छेरकी महल। तो मड़वा महल यह छपरी ग्राम में स्थित है। छपरी ग्राम वर्ष 1349 ईस्वी में अर्थात 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। इनका कार्यकाल भी इसी समय देखा जाता है, 14वीं शताब्दी में। यह रामचंद्र देव द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। तो देखिए यहाँ शिवलिंग स्थापित है। इनके शैव धर्म का प्रमाण यहाँ से भी प्राप्त होता है। और यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो मड़वा महल 16 स्तंभों पर टिका हुआ है, आप याद रखेंगे 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो इसके स्तंभ की संख्या भी पूछा जाएगा मड़वा महल का, तो आप बता सकते हैं 16 स्तंभ। तो छेरकी महल देखिए चौरा ग्राम, कबीरधाम के चौरा ग्राम में स्थित है छेरकी महल, जहां भोरम देव मंदिर स्थित है। सभी आसी पास में स्थित है मड़वा महल, छेरकी महल, भोरम देव मंदिर। इनके शिलालेख छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल शिलालेख 1349 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, जो कि इनका है, रामचंद्र देव का है। यहीं से इस वंश की वंशावली प्राप्त हुआ है। तो देखिए अगला अंतिम शासक है मोनिंग देव अंतिम फणिवंशी नागवंश के शासक हैं। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। तो रामचंद्र देव कौन है? रायपुर कलचुरी शाखा के, उनके द्वारा पराजित किया गया था।
तो इतना ही हमें याद रखना है इस संबंधित। अब देखिए यहाँ दिया गया है भोरम देव मंदिर का फोटो दिया गया है, मड़वा महल का और शेरिक महल का। एक बार आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, इनकी कलाकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। ठीक, तो ये फड़ी नागवंश यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है हम इसी वीडियो में एक छोटा सा और टॉपिक है कांकेर के सोमवंश, उसे भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए कांकेर के सोमवंश के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो हम सोमवंश के छत्तीसगढ़ में 4 शाखाएं देखे थे, सोमवंश के 4 शाखा, जिसमें से हम पहले शाखा सिरपुर के पांडुवंश या सोमवंश को पढ़ लिए हैं। उसके पश्चात मैकल के सोमवंश को भी पढ़े थे और कलिंग के सोमवंश को भी पढ़ लिए हैं। अब जो है ये चौथा शाखा है कांकेर के सोमवंश, ये सभी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत थे, बाकी 3 सोमवंश और ये जो है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अब हम कांकेर के सोमवंश पढ़ेंगे। इनका शासनकाल लगभग 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के था। कांकेर के सोमवंशों का 12वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका शासन क्षेत्र कांकेर क्षेत्र में था, इस कारण इन्हें कांकेर के सोमवंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं सिंहराज, तो इस वंश के संस्थापक है सिंहराज। अन्य शासकों में देखें तो व्याघराज, भोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, रामचंद्र व भानुदेव गद्दी पर आसीन हुए। तो इतने जो है शासक बने हैं कांकेर के सोमवंशों में। यहाँ भोपदेव है, इनके 3 पुत्र होते हैं, कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज। तो कृष्णराज जो है इस क्षेत्र में शासन करते हैं, कांकेर क्षेत्र में। कर्णराज जो है और सोमराज, इनके द्वारा एक नए शाखा का निर्माण किया जाता है। कर्णराज सिहावा शाखा में चले जाते हैं और सोमराज जो है तहनका-पारा ताम्रपत्र में तहनका-पारा क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक, तो देखिए इनकी जानकारी के स्रोत में 3 शिलालेख मिलते हैं। एक सिहावा ताम्रपत्र अभिलेख, यह कर्णराज का है, सिहावा ताम्रपत्र लेख। दूसरा है तनका-पारा ताम्रपत्र, यह बस्तर क्षेत्र में है, पंपराज का है यह। और तीसरा है कांकेर अभिलेख, यह भानुदेव का है। यह अभिलेख शक संवत 1242 लिखा हुआ है, इसमें शक संवत 1242 लिखा हुआ है। इससे यह जो है अगर ईस्वी में देखें तो कितना हो जाएगा, 1320 ईस्वी। इसमें कांकेर के सोमवंशी राजाओं की वंशावली दी गई है। तो इसमें कांकेर के सोमवंशी राजाओं की वंशावली इन सभी अभिलेखों में दिया गया है, इन तीनों अभिलेखों में। तो देखिए इसमें क्या क्या वंशावली के रूप में प्राप्त होता है। तो इस वंश के पहले शासक माने जाते हैं सिंहराज। तो सिंहराज कांकेर के सोमवंश के संस्थापक है सिंहराज। तो सिंहराज याद रखेंगे, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक। उसके बाद इनके पुत्र होते हैं व्याघराज, भोपदेव। व्याघराज और भोपदेव के 3 पुत्र होते हैं, कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। तो जो कांकेर के सोमवंशी हैं उनके पालन के लिए देखिए कृष्णराज वहां के शासक बने। उसके बाद कृष्णराज के पुत्र जैतराज बनता है, जैतराज के बाद रामचंद्र बनता है, रामचंद्र के बाद भानुदेव बनता है। तो व्याघराज, भोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव, इन सब की जानकारी कांकेर शिलालेख से प्राप्त होता है। कांकेर शिलालेख भानुदेव का है। ठीक, तो याद रखेंगे कांकेर शिलालेख किनका है, इस कांकेर क्षेत्र वाले भानुदेव अंतिम शासक हुए, उनका शिलालेख है। तो देखिए यहाँ भोपदेव के समय ही उनके 3 पुत्र हुए, कर्णराज भी और सोमराज भी। कर्णराज, सोमराज। तो देखिए कर्णराज का प्राप्त होता है सिहावा ताम्रपत्र। तो सिहावा ताम्रपत्र यहाँ से जानकारी प्राप्त होता है कि कर्णराज जो है सिहावा क्षेत्र में एक सोमवंशियों का एक और शाखा का स्थापना करते हैं, जो सिहावा शाखा के नाम से जाना जाता है कर्णराज द्वारा। वही यहाँ सोमराज है, इनके भोपदेव के तीसरे पुत्र हैं सोमराज। इनके पुत्र होते हैं पंपराज। फिर पंपराज जो है इनका तहनका-पारा ताम्रपत्र प्राप्त होता है। यह बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तहनका-पारा बस्तर से। तो इस तहनका-पारा ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि पंपराज के पिता सोमराज जो है वो बस्तर के तहनका-पारा क्षेत्र में एक नई शाखा का निर्माण करते हैं सोमवंशियों के। ठीक, तो इतना जानकारी वंशावली के संबंध में आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर दिया गया है इस बुक में, तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनके जो किसको याद रखना है, ये जो ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र किनका है, उन्हें जो है मुख्य रूप से याद रखना है। सिहावा ताम्रपत्र कर्णराज, तहनका-पारा पंपराज और कांकेर अभिलेख भानुदेव के हैं। देखिए सिंहराज के संबंध में दिया गया है, जनश्रुति अनुसार सिंहराज कोटग्रस्त होने के कारण जगन्नाथपुरी से सिहावा के घने जंगलों में आया। यहाँ स्थित देव इंद्र नामक जलाशय में स्नान करके रोग मुक्त हुए थे। तो इन्हें जो रोग था उससे, यहाँ देव इंद्र नामक जलाशय था, वहां स्नान करके रोग मुक्त हुए। तत्पश्चात इन्होंने इस स्थान को अपना आवास बना लिया, जिनसे कांकेर के सोमवंशियों की परंपरा चलती है।
अनुमान किया जाता है कि सिंहराज उड़ीसा के सोमवंशी परिवार से संबंधित थे। तो उड़ीसा के कलिंग के सोमवंश पढ़े हैं, उन्हीं परिवार से संबंधित था सिंहराज। व्याघराज, यह सिंहराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसे बाघराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, देवकूट और गुरूर से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनके याद रखना है, व्याघराज के देवकूट और गुरूर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला फिर वो मानते हैं बोपदेव। व्याघराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था बोपदेव। तहनका पारा ताम्रपत्र जो किसका है, पंपराज का है। इससे ज्ञात होता है कि बोपदेव के शासन काल के बाद कांकेर सोमवंशी 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। 3 शाखाओं, तो पहले कांकेर शाखा जिसके शासक कृष्णराज रहते हैं। भानुदेव के कांकेर शिलालेख से जानकारी प्राप्त होता है कांकेर शाखा का कि बोपदेव का पुत्र कृष्णराज था और कृष्णराज का पुत्र जैतराज। उसके पश्चात जैतराज के पुत्र बनता है सोमचंद्र शासक। सोमचंद्र के पुत्र होता है भानुदेव। तो भानुदेव के ही कांकेर शिलालेख से इस कांकेर शाखा का जानकारी प्राप्त होता है। भानुदेव के कांकेर शिलालेख में नायक वासुदेव के द्वारा 3 मंदिर, तो नायक वासुदेव द्वारा 3 मंदिर, 1 भवन और 2 तालाब निर्माण करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो कांकेर शाखा के हो गए। उसके बाद देखिए सिहावा शाखा। तो सिहावा शाखा, इसकी जानकारी कर्णराज के सिहावा अभिलेख से प्राप्त होता है। इस शाखा की जानकारी मिलती है कि कर्णराज बोपदेव का पुत्र था जो सिहावा शाखा का पहला शासक था। उस समय सिहावा क्षेत्र को देवहत कहा जाता था। तो देखिए देवहत के नाम से जाना जाता था सिहावा शाखा। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस शासक ने कांकेर के देवहत के 5 मंदिरों का निर्माण कराया है। तो कांकेर में देवहत है, वहां के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था और 6वें मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी भोपल्ला देवी के नाम पर किया है। तो भोपल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम है, उनके कर्णराज का। तो 5 मंदिर का निर्माण खुद कराए थे देवहत में और 6वें मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी भोपल्ला देवी के नाम पर करवाया था। अगला देखिए बस्तर शाखा। बस्तर शाखा इसकी जानकारी पंपराज के तहनका पारा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो इस शाखा की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तहनका पारा से 2 ताम्रपत्र और जो इस शाखा बस्तर शाखा की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें बोपदेव के पुत्र सोमराज था और सोमराज के पुत्र पंपराज का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण लक्ष्मीधर को जयपरा एवं चिथली या चिखली ग्राम दान में दिया गया था। तो ब्राह्मण के नाम रखेंगे लक्ष्मीधर, इन्हें जयपरा और चिथली ग्राम दान में दिया गया था। इसका उल्लेख तहनका पारा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। कांकेर के सोमवंशी राजाओं का एक ताम्रपत्र मैथिली रामचरण दास लिखित संवत 1707 में खैरागढ़ से प्राप्त हुआ है। देखिए इनका कांकेर सोमवंशी राजाओं का ताम्रपत्र मैथिली रामचरण दास द्वारा लिखित है, जो कहां से प्राप्त हुआ है, खैरागढ़ से 1707 में। कांकेर के सोमवंश रतनपुर कलचुरी शासकों के मांडलिक थे। तो ये भी क्या थे, मांडलिक थे, अर्थात 50,000 गांव के स्वामी। और कौन मांडलिक थे, और फणी नागवंशी भी मांडलिक थे। ठीक, तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ में, स्पेशली कहाँ, कांकेर के सोमवंशियों का। अब देखिए छत्तीसगढ़ में नागवंश की 2 शाखाएं हम इससे पहले भी डिस्कस किए हैं। कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंश और बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश। तो फड़ी नागवंश को पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में हम छिंदक नागवंश पढ़ेंगे। देखिए यहाँ 2 छोटे छोटे और वंश दिए गए हैं, उसे भी देख लेते हैं। तेलुगु चोड़वंश, तो इनका शासन क्षेत्र उड़ीसा के स्वर्णपुर तथा सोनपुर एवं बस्तर के कुछ क्षेत्रों में था। तेलुगु चोड़वंश का इनमें प्रमुख शासक देखें तो सोमेश्वर तृतीय इस वंश के प्रमुख शासक रहे हैं, जिन्होंने चक्रवर्ती की उपाधि धारण किए थे। उसके पश्चात यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धाराल देव का भी नाम मिलता है। तो सोमेश्वर देव तृतीय, यशोराज प्रथम, यशोराज द्वितीय और धाराल देव, इनका संबंध तेलुगु चोड़वंश से है, जो उड़ीसा और बस्तर क्षेत्र में शासन किए हैं। इनकी जानकारी महदा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। महदा ताम्रपत्र से कलचुरी शासक जाजल्य प्रथम ने स्वर्णपुर के भुजबल को पराजित कर इस वंश को अपने अधीन कर लिया था। तो यही भुजबल जो है इसी वंश का तेलुगु चोड़गंग वंश का शासक था भुजबल, उसको पराजित करके कलचुरी शासक जो है इनको अपने अधीन कर लिए थे जाजल्यदेव प्रथम द्वारा। तो जाजल्यदेव की विजय अभियानों में इनका नाम देखें हम, भुजबल के स्वर्णपुर के राजा भुजबल का। ठीक, अगला देखिए बस्तर के गंग युग। इनकी राजधानी था बारसूर। ऐतिहासिकता देखें तो ये बस्तर के गंग शासक जगन्नाथपुरी से आकर बारसूर क्षेत्र पे नगर बसाया और निवास करने लगे। वे अपने पूर्वज बाल सूर्य के नाम पर एक नगर बसाया, जो कालांतर में बारसूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बारसूर नगर की भी स्थापना बस्तर के गंग युग में किया गया था। इसकी जानकारी बस्तर भूषण में स्पष्ट है। तो बस्तर भूषण है ठाकुर केदारनाथ की रचना है।
इसमें प्राप्त होता है कि ये बारसूर नगर की स्थापना जो है इनके द्वारा कराया गया था, गंग युग के द्वारा, और ये जगन्नाथपुरी से आकर बारसूर में बसे थे। निर्माण कार्य में देखिए, बारसूर मंदिर और तालाबों में एक आबाद शहर था, जहां 147 बड़े सरोवर थे। 147 बड़े सरोवर, उतने ही मंदिर भी थे। गंग वंश में वास्तुकला श्रेष्ठतम थी, जिनमें बारसूर के नारायणगुड़ी का कलात्मक गरुड़ स्तंभ तथा पेद्दागुड़ी की दुर्गा मूर्ति अद्भुत थी। तो नारायणगुड़ी और पेद्दागुड़ी की दुर्गा मूर्ति, ये सभी जो है अद्भुत उदाहरण है बारसूर। तो बारसूर को जो है इस स्थापना का श्रेय बस्तर का गंग युग में दिया जाता है। ये जगन्नाथपुरी से आए थे गंग शासक, उन्हीं के द्वारा बारसूर क्षेत्र में बारसूर का निर्माण किया गया था, नगर बसाया गया, और वहां बहुत सारे तालाब और मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ठीक, तो ये है बस्तर के गंग युग। ठीक, तो हम जो है इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बस्तर का छिंदक नागवंश। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर के इतिहास में। बस्तर के इतिहास में हम मुख्य रूप से 3 पढ़ते हैं। एक नल वंश पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं प्राचीन इतिहास में। उसके बाद इनको पढ़ेंगे, छिंदक वंश को पढ़ते हैं जो बस्तर क्षेत्र के आते हैं। इसके पश्चात फिर काकती वंश को पढ़ेंगे तीसरे में। दूसरे हो गए ये छिंदक नागवंश और तीसरे होंगे काकती। ठीक, तो ये 3 वंश जो है बस्तर के इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है। तो अगले वीडियो में हम इसी को पढ़ेंगे, बस्तर का छिंदक नागवंश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको इसका मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट होने के बाद इसका भी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। बाकी PDF जो जितने भी क्लास हुए हैं उन सबके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और सभी वीडियो के लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।